नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आपने एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ लिया, 1.2 को और 1.3 को पढ़ लिया। और कल विविध जो प्रश्नमाला थी उसके हमने 12 प्रश्नों का अध्ययन किया था और अब आगे हम प्रश्न संख्या 13 पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या है, यदि फलन f r प्लस 10 टू r प्लस, यानी यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और g भी r प्लस 10 टू r प्लस, यानी ये भी आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं से धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर और gx बराबर रूट एक्स है, तो आपको GOF तथा FOG ज्ञात करना है। इसके अलावा साथ में पूछा है कि क्या ये तुल्य फलन है क्या। अब देखो इस सवाल को हमें करना कैसे है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास फलन क्या रहा है, एफ आर प्लस 10 टू आर प्लस आ रहा है और जी भी मेरे पास क्या रहा है, आर प्लस 10 टू आर प्लस। ये बात मान लो कि जिस सवाल में ये चारों आपके प्रांत सहप्रांत समान होते हैं तो वहां पर एफ ओ जी और जी एफ दोनों ही संभव होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जी ओ एफ की। तो देखो जी ओ एफ की रेंज क्या बनेगी, यहां से शुरू होकर यहां पर समाप्त होगी, यानी आर प्लस 10 टू आर प्लस। और जब आपको जी ओ एफ निकालना है तो आप इसके आगे एक्स मान लो यहां पर भी, यानी मेरे पास जी तो बाहर है, अंदर आ गया यहां पर एफ एक्स। अब जी तो बाहर रहेगा और एफ एक्स का मान मेरे पास क्या रहा है, चलो मैं लिख दूं यहां पर आगे, यानी एफ एक्स का मान तो आपके पास है एक्स स्क्वायर और जी एक्स का मान आपके पास क्या है, रूट एक्स है। तो अब एफ एक्स का मान मैं यहां पर क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर रख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें जे का नियम लगाना आपको कि जो यहाँ एक्स है उसका आपको वर्गमूल लेना है, तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो आपके पास मान क्या आ गया, ये आ गया, किसका मान, ये आपके पास जी एफ एक्स का मान आ गया एक्स। उसके बाद देखो इसी तरह आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी आपको प्राप्त करना है। तो देखिए जो एफ ओ जी होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ बनती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर समाप्त होती है, यानी इसकी भी रेंज बनेगी आर प्लस 10 टू आर प्लस। अब जब आपको एफ ओ जी प्राप्त करना है तो इसके साथ आप एक्स लगा दो यहाँ पर, फिर एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है। एफ और जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है रूट एक्स। अब देखिए एफ का नियम क्या कहता है, एफ का नियम कहता है कि जो यहाँ एक्स है उसका आपको वर्ग करना है, यानी ये जो रूट एक्स है इसका आपको क्या करना है, वर्ग। तो आपके पास मान क्या आ गया, एक्स। ये मेरे पास किसका मान आ गया, एफ ओ जी एक्स का। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी दो फलन तुल्य फलन कब होते हैं, तो उसके लिए देखो मैंने आपको 3 शर्त बता रखी है। एक तो देखो दोनों का प्रांत क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान, तो दोनों का प्रांत समान आ रहा है, और दोनों का सह प्रांत भी क्या होना चाहिए, समान, दोनों समान आ रहे हैं। इसके अलावा देखो फलन का मान भी क्या रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। तो आप लिखोगे चूंकि एफ ओ जी का प्रांत किसके बराबर आ रहा है, जी का प्रांत, यानी सब कार्य का क्या रहा है, आर प्लस आ रहा है। फिर देखो जो एफ ओ जी का सह प्रांत है वो किसके बराबर है, यहाँ पर ये जी ओ एफ है, ठीक है ना, ये जी ओ एफ, जी ओ एफ का सह प्रांत, तो ये भी क्या आ रहा है मेरे पास, आर प्लस आ रहा है। और साथ में जो एफ ओ जी एक्स है या जी ओ एफ एक्स है, इन दोनों का मान क्या रहा हमारे पास है, एक्स आ रहा है, यानी इसका मान भी एक्स आया था और इसका मान भी एक्स आया था। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ओ जी तथा जी ओ एफ क्या है, तुल्य फलन है। तो ये तो आपने प्रश्न संख्या जो 13 है उसका अध्ययन कर लिया है। अब देखो आगे प्रश्न संख्या 14 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न देखो संख्या 14 में ये लिखा हुआ है कि कोई फलन आपके पास जो फलन एफ है वो r10 टू आर परिभाषित है, यानी जो फलन आपका आर है, सॉरी फलन एफ है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, और एफ एक्स फलन का मान आ रहा है मेरे पास कितना, कोस एक्स प्लस 2। अब देखो ये एफ एक्स का मान आ रहा है अभी। अब पूछा है कि एफ एक प्रतिलोमी फलन है या नहीं है। मैंने आपको प्रतिलोमी फलन होने की शर्त बता रखी है कि कोई फलन प्रतिलोमी फलन तभी होगा जब वो एकेकी और आच्छादक हो। तो हमें यहाँ पर इसकी जांच करनी है पहले आप, तो आप लिखोगे प्रतिलोमी फलन होने की आवश्यक शर्त,
और आवश्यक शर्त ये पढ़ी आपने क्या, फलन एक की व आच्छादक होना चाहिए। ये अगर होगा लागू तभी वो क्या होगा, फलन आपका प्रतिलोमी होगा। ये शर्त आपकी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर किसकी जांच करोगे, आप एक की जांच करोगे, एक की जांच। अब देखिए मैंने बता रखा है जब आपके पास बीजीय व्यंजक नहीं हो तो आप उसकी एक की जांच कैसे करेंगे, कोई संख्या चुन के आपको करनी है। तो देखो मैंने लिया पहले 0 1 कोई भी वास्तविक संख्या है, यानी आप x का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और जब आप यहाँ पर f0 निकालोगे तो आपके पास मान क्या आएगा, cos 0 + 2, यानी f0 का मान मेरे पास क्या आ गया, cos 2 आ गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, आप जानते हो जो 2π होता है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, यानी जब आपका 2π R से बिलोंग कर रहा है तो जो f 2π है उसका मान भी मेरे पास क्या आएगा, cos 2π + 2 आ जाएगा, यानी f 2π का मान भी मेरे पास क्या आ गया, cos 2। क्योंकि आप जानते हैं ना cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेटिक प्लस होता है। अब देखिए इसका भी प्रतिबिंब आपका cos 2 आ रहा है और 2π का प्रतिबिंब भी क्या आ रहा है, cos 2 आ रहा है। और एक की शर्त में आपने पढ़ा है कि कोई भी दो एलिमेंट का आपका सेम प्रतिबिंब नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि 0 तथा 2π दोनों का एक ही प्रतिबिंब कौन सा रहा है, cos 2 है, इसलिए फलन एक की नहीं है। और मैंने बोल दिया कि इन दोनों में से एक भी शर्त अगर आपकी लागू नहीं होती है, चाहे एक की नहीं हो, फिर चाहे आच्छादक हो या आच्छादक नहीं हो, एक की हो, तो भी फलन आपका क्या नहीं माना जाएगा, व्युत्क्रमणीय नहीं माना जाएगा, यानी प्रतिलोमी फलन नहीं माना जाएगा। तो इससे आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। इसलिए दिया गया फलन प्रतिलोमी फलन नहीं है, दिया गया फलन प्रतिलोमी फलन नहीं है। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, यदि कोई सेट आपके पास a बराबर आ रहा है -1 और +1, फलन f तथा g दो फलन a से a में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x² और gx बराबर है sin πx/2, तो सिद्ध करना है कि g इनवर्स तो विद्यमान है परंतु f इनवर्स विद्यमान नहीं है, और साथ में आपको g इनवर्स वो ज्ञात भी करना है। तो देखिए इसमें आप कैसे करोगे, आपने लिखा है यहाँ पर जो सेट आपके पास क्या आ रहा है वो a आ रहा है जो -1 और +1 के लिए, और जो फलन आपका f है यहाँ पर वो भी a से a की ओर परिभाषित है, और जो g है वो भी आपका a से a की ओर क्या है, परिभाषित है। अब देखो यहाँ पर जो fx का मान है मेरे पास वो तो आ रहा है x², और जो gx है उसका मान मेरे पास आ रहा है sin πx/2। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि g इनवर्स तो विद्यमान है लेकिन f इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि कोई फलन आपका उसका इनवर्स तभी परिभाषित होता है जब वो एक की तथा आच्छादक फलन हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ देखो फाइनाइट सेट आ रहे हैं, ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। अब जब फाइनाइट सेट हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उनका मान ऐसे ही आप इनको देखो प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लो पहले f की बात कर रहे हैं तो देखो f में आपका प्रांत भी a आएगा और सह प्रांत भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो पहले आपने लिखा यहाँ पर f -1 रख दिया आपने। अब देखो f में आपने -1 रखा तो इस नियम के हिसाब से क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, यानी जो f -1 है उसका मान मेरे पास आ गया +1 आ गया। इसी तरह आपने जब +1 लिया तो नियम के हिसाब से +1 का भी स्क्वायर हो गया और f1 का मान क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। यानी जो फलन आपका f है वो किस तरह से बन गया, -1 पर तो इसका प्रतिबिंब 1 आ रहा है और +1 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपका फलन f क्या हो गया, इस तरह से परिभाषित हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर देखने पता लग रहा है कि -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है और +1 का प्रतिबिंब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक की नहीं है। तो आपने लिख दिया चूंकि फलन f के लिए
अवयव -1 तथा +1 दोनों का एक ही प्रतिबिंब +1 है। यानी -1 का प्रतिबिंब भी +1 आ रहा है, +1 का प्रतिबिंब भी +1 आ रहा है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। और मैंने आपको शर्त बता रखी है, जो फलन दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, प्रतिलोमी फलन होगा। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त अगर लागू नहीं हो रही है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब है फलन जो हमारे पास फलन f है, फलन f का प्रतिलोम यानी f इनवर्स विद्यमान नहीं है। ये तो आपने किसकी जांच कर ली, फलन f के लिए आपने जांच कर ली। अब देखिए हम दूसरी बात करते हैं किसके लिए, gx के लिए। तो देखो g भी आपका क्या आ रहा है, 8 × a आ रहा है। हम यहाँ पर g के लिए भी सारा मान निकालेंगे। तो पहले मैंने लिखा g -1 का मान, क्योंकि gx का मान पता आपको पहले कितना मान है, gx का sin πx/2 है। अब जब आप यहाँ पर -1 रखोगे तो आपका मान आएगा sin पाई, या -1 आने का मतलब आपका मान -π/2 बन जाएगा। और g -1 का जो मान आपके पास है वो आ गया माइनस का sin π/2, क्योंकि sin -θ क्या होता है, -sin θ होता है। तो यहाँ पर g -1 का मान आ गया मेरे पास कितना, -1। और इसी तरह जब आप g +1 का मान निकालोगे तो यहाँ पर मान आपका आएगा sin 1π/2, यानी 1 का कोई महत्व नहीं है। अब इसका मान क्या होता है, g1 का मान आपका क्या आ गया, +1। इससे ये प्रमाणित हो गया कि जो आपके पास फलन जो g है उसके लिए -1 पर तो प्रतिबिंब उसका -1 आ रहा है, और +1 पर भी क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। अब देखो -1 का अलग प्रतिबिंब -1 है, और +1 का प्रतिबिंब क्या अलग से +1 है। यानी आपके पास कुछ इस तरह से ये सिचुएशन बन रही है, इधर ये आ रहा है मेरे पास, इधर भी आ रहा है a, ये आपका फलन क्या है, g है। यहाँ -1 +1 +1, यानी इसका तो प्रतिबिंब ये आ रहा है, इसका प्रतिबिंब ये आ रहा है। तो आपको देख के स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये आपका एकेकी भी है और साथ में आच्छादक भी है। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी फलन g एकेकी तथा आच्छादक है, आच्छादक है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन g का प्रतिलोम g इनवर्स विद्यमान है। ये तो आपने g इनवर्स के विद्यमान होने की बात कर ली। अगर आपको अब क्रमित युग्म के रूप में पूछ ले प्रश्न में लिख के, तब तो इसको उल्टा कर देना, -1 पर -1 +1 पर +1, और आपका ये g इनवर्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्रमित युग्म नहीं पूछा है तो आपको निकालने का वही तरीका रहेगा, कौन सा, पहले आप मानेंगे, माना, यानी इस dx के बराबर आपने क्या मान लिया, एक बार y मान लिया, और मेरे पास क्या आ गया, sin πx/2 बराबर y। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। तो यानी πx/2 बराबर आ गया मेरे पास sin इनवर्स y। आप जानते हैं sin इधर इनवर्स बन गया, और अब अक्ष का मान आ गया मेरे पास कितना, 2/π sin इनवर्स y। अब देखिए अक्ष का मतलब वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, g इनवर्स y हो जाएगा। यानी जो g इनवर्स y है उसका मान मेरे पास आ रहा है 2/π sin इनवर्स y। और इसको अगर आप अक्ष की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका मान आ गया 2/π sin इनवर्स अक्ष। ये आपका क्या आ गया, g का प्रतिलोमी फलन आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया। तो बच्चों ये तो हमने एक्सरसाइज जो 1 के कुछ से बचे हुए प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया है, यानी जो आपका 15वां प्रश्न था उसका अध्ययन हो गया आपका। अब देखिए उसके बाद में आपका आता है प्रश्न संख्या 16। तो देखो हम 16 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, अभी ये 15 हो गया आपका। अब 16वां देखो प्रश्न, उसमें क्या लिखा है, जो फलन आपका f है ना वो तो आ रहा है r × r, और जो फलन आपका g है वो भी आ रहा है r × r, और fx का मान तो मेरे पास कितना है, ये तो आ रहा है मेरे पास 3x + 4, और जो gx है उसका मान मेरे पास आ रहा है x - 4/3। तो देखो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, ध्यान दे लो इधर,
यदि फलन f r टेन टू r g r टेन टू r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 3x प्लस 4 gx बराबर x माइनस 4/3, तो f o g तथा g f ज्ञात करो और साथ में g o g 1 का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो पहला काम हमारे पास देखो क्या हो गया, देखो ये चारों समान आ गए ना, तो इस बात से प्रमाणित है कि यहाँ पर एफ ओ जी और जी एफ दोनों संभव है। तो देखो सबसे पहले हम जी एफ की बात कर रहे हैं, तो देखो जी एफ की रेंज क्या बनेगी, यहाँ आर से आर बन जाएगी, यानी आर टेन टू आर। और जब आपको यहाँ पर जी एफ निकालना है तो उसका आपने तरीका पढ़ना है कि जी तो बाहर, जी किसका फंक्शन है, एफ एक्स का, यानी एफ एक्स आपका जी का क्या संयुक्त फलन है। तो जी तो आ रहा है मेरे पास बाहर अभी, और एफ एक्स का मान है मेरे पास 3x प्लस 4। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, अभी देखो अब जी का रूल लगाना आपको, और जी का रूल क्या है कि उस शख्स में से 4 घटाओ फिर बटे 3 लगाओ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 4 में से पहले 4 घटाना है और बाद में बटे में 3 लगाना है। तो देखो 4 कट रहा है अभी, 3x बटा 3, 3 को काट दो और मान आ गया x, ये किसका मान आ गया मेरे पास, जी ओ एफ एक्स का मेरे को मान है वो प्राप्त हो गया है, यानी जो आपके पास जी ओ एफ एक्स है उसका मान क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी का मान। तो देखो एफ ओ जी की रेंज क्या बनेगी, यहाँ आर टेन टू आर बन जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा आर टेन टू आर। और जब आप एफ ओ जी प्राप्त करोगे तो यहाँ x लगा दो, यहाँ f और यहाँ पर आ रहा है जी एक्स। अब f तो रहेगा मेरे पास बाहर, और देखो जी एक्स का मान मेरे पास कितना है, x माइनस 4/3। अब देखो आगे f का नियम क्या कहता है, f का नियम कहता है कि इस शख्स को 3 से गुणा कराओ बाद में 4 जोड़ो। तो हमें भी क्या करना है, इस शख्स को 3 से गुणा करना है और बाद में क्या जोड़ना है, 4। अब जो 3 कट गए सीधा ये x माइनस 4 प्लस 4 और आपका मान क्या आ गया, x, क्यों 4 कट गया ना, ये मेरे पास किसका मान आ गया, एफ ओ जी एक्स का मान। तो ये तो आपने पहले इन दोनों को प्राप्त कर लिया अभी। अब आगे आता आपका जी ओ जी 1 का मान ज्ञात करना। तो देखो जी ओ जी 1 के लिए क्या करना आपको, पहले आपको जी ओ जी है उसकी रेंज वगैरह देखनी पड़ेगी। तो ये देखो आपका जी से जी में आ रहा वापस, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सीधा आर टेन टू आर बन जाएगा। अब जब आप जी ओ जी एक्स प्राप्त करोगे तो इसके लिए ऐसा करना है कि जी तो बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा मेरे पास क्या, जी एक्स। अब देखो यहाँ पर जी तो बाहर ही, अब जी एक्स का मान कितना है मेरे पास, जी एक्स का मान है मेरे पास x माइनस 4/3, x माइनस 4/3। अब इसमें वापस नियम किसका लगाना है, जी का नियम लगाना है। अब देखो जी का नियम क्या कहता है कि जो यहाँ x है उसमें से 4 घटाओ फिर पूरे के बटे में 3 लगाओ। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है, इसमें से आपको 4 घटाना है और पूरे के बटे में आपको 3 लगाना है, बटे में 1 मान लो। अब देखो ये 3 तो बड़ा अलग सेपरेट, यहाँ 3 लघुत्तम आ गया, x माइनस 4 और माइनस के 12, क्योंकि 3 12 के 12 हो गया ना माइनस का। अब आपके पास इसका जो मान है वो ये बन गया है कितना, x माइनस 16/9, क्योंकि ये 3 आपका नीचे आएगा। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया है, ये मेरे पास जी ओ जी एक्स का मान आ गया है x माइनस 16/9। लेकिन आपको किसका मान प्राप्त करना है, जी ओ जी 1 का मान प्राप्त करना है ना, तो 1 माइनस 16/9 यानी माइनस के 15/9। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 16। तो बच्चों ये तो हमने पहली जो प्रश्नावली है इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो उदाहरण बचे हैं वो उदाहरण आप निकालना। अगर आपको किसी भी उदाहरण में कोई समस्या आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको वो उदाहरण है वो करवा दूंगा। बाकी उदाहरण वही है जिस तरह के आपने प्रश्न पढ़े हैं वही। अभी हम आगे जो प्रश्नावली 2 है उसके मुख्य मुख्य जो फॉर्मूले हैं उनको लिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 2 में क्या है, प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं आप। तो देखो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको प्रतिलोम फलनों का परिसर। अब देखो प्रतिलोम फलन आपके एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स का परिसर जो है वो आपको ध्यान रखना है -π/2 से +π/2 इसके बीच में होता है इनके सहित। उसके बाद में आता है कॉस इनवर्स एक्स का परिसर, इसका आपको याद रखना है 0 से π। उसके बाद में आता है tan इनवर्स एक्स का परिसर,
तो ये आपका होता है -π/2 से +π/2। उसके बाद में आता है कोट इनवर्स x का परिसर, जो आपका आता है 0 से π के बीच में। उसके बाद में आता है सेक इनवर्स x का परिसर, जो आपके पास होता है 0 से π, लेकिन π/2 को छोड़ करके। उसके बाद में कोसेक इनवर्स x का परिसर आपको याद रखना है, यानी जो आपका होता है -π/2 से +π/2, 0 को छोड़ करके। सेकंड इसमें पॉइंट ध्यान रखना आपको, ऋणात्मक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और ऋणात्मक में आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो साइन इनवर्स -x आ जाए तो इसको प्लस करने के लिए आप माइनस में साइन इनवर्स x करोगे। इसी तरह अगर आपके पास मान लो कोस इनवर्स -x आता है तो आपको पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखना पड़ेगा इसको। और अगर मान लो आपके पास टेन इनवर्स -x आता है तो ये आएगा माइनस में टेन इनवर्स x। और मान लो अगर आपके पास कोट इनवर्स -x आता है तो पाई माइनस कोट इनवर्स x। और मान लो आपके पास सेक इनवर्स -x आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। उसके बाद में कोसेक इनवर्स -x आता है तो आएगा माइनस में कोसेक इनवर्स x। ये ऋणात्मक एंगल के हो गए। अब एक तीसरा इसमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वह है व्युत्क्रम कोणों के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो साइन इनवर्स 1/x होता है तो उसको आप कोसेक इनवर्स x कर सकते हो। इसी तरह अगर मान लो आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x होता है तो उसको आप साइन इनवर्स x कर सकते हो। इसी तरह मान लो मेरे पास कोस इनवर्स 1/x होता है तो उसको आप सेक इनवर्स x कर सकते हो। इसी तरह मान लो अगर सेक इनवर्स x होता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, कोस इनवर्स 1/x है ना, हाँ 1/x है तो उसको आप क्या कर दोगे, कोस इनवर्स x। इसी तरह अगर मान लो टेन इनवर्स 1/x होता है तो उसको आप करोगे कोट इनवर्स x। और कोट इनवर्स जो 1/x होता है उसको आप करोगे टेन इनवर्स x। तो ये तो तीन प्रकार के फॉर्मूले हो गए इसके। अब चौथा जो टाइप का है इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो यानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो ध्यान रखने आप। जैसे मान लो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का योग होता है π/2 और टेन इनवर्स x प्लस जो कोट इनवर्स x है उनका भी होता है π/2। इसी तरह सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x है उनका भी योग होता है π/2। इसी तरह मान लो अगर आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, मैं देखो यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों का एक साथ लिख रहा हूँ, जो आ जाएगा साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस माइनस y √1 - x स्क्वायर। ये हो गया साइन के लिए। इसी तरह आपको कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोस इनवर्स x y माइनस प्लस 1 - x स्क्वायर रूट में 1 - y स्क्वायर। ध्यान रखना साइन में अगर आप प्लस का लोगे तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस का लोगे तो माइनस आएगा। ऐसे कोस में प्लस के लिए माइनस आएगा और माइनस के लिए प्लस आएगा। इसी तरह आपको ध्यान रखना है टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस एक्स वाई। यानी प्लस के लिए तो यहाँ प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, और माइनस यहाँ लोगे तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा।
इसके अलावा देखो कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे 2 tan इनवर्स x होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप देखो इसमें और भी जो फॉर्मूले हैं वो आप इसमें याद कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले, तो पहले बच्चों जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला था आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आपको याद रखना है। इसी तरह 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये कुछ मुख्य फॉर्मूले हैं जो आपके इस टॉपिक में काम आने वाले हैं, इनको आप याद रखना। अब जो कुछ बेसिक बातें हैं इस टॉपिक के बारे में वो हम कल पढ़ेंगे, और तब तक आप ये फॉर्मूले इनको याद करना, अच्छे से लिखना, बाकी बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद।